हेलो एवरीवन, मैं अंकुर अवेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है निःशुल्क शिक्षा, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले स्थिति और आकार के बारे में। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 हम देख रहे हैं, और उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्थिति और आकार, ये दोनों बातों के बारे में हम देखने वाले। इसके पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, तो हमने परिचय पढ़ लिया है, हमने देखा है कि हम कौन कौन से हमें वीडियो आएंगे। तो आपने देखा होगा वहां पर एक टॉपिक था स्थिति, एक था आकार। यहां पर हम दोनों को साथ में देखने वाले हैं, स्थिति और आकार के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे स्थिति की। लोकेशन का मतलब क्या होता है, कैसे बताएंगे। लोकेशन का मतलब क्या है, मान लीजिए कि ये आपको दुनिया का नक्शा दिया गया है, प्लेन। अभी अपन नक्शा भी खोल भी लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए पूरा एक सफेद आपको एक नक्शा दे दिया गया है। अब आपको यहां पर कोई चीज बतानी है। मान लीजिए मैंने बताना चालू कर दिया, मैं बता रहा हूं यहां पर कि एक चीज हो गई, कौन सी, एक ये आ गया, एक ये कोई जगह आ गई। अब ये 3 जगह दुनिया में बताई गई हैं। अब इन तीनों की कुछ ना कुछ तो स्थिति होगी। अगर इन तीनों की मैं बात करूंगा तो कुछ ना कुछ तो स्थिति होगी, कोई ना कोई तो लोकेशन इनकी होगी, कोई ना कोई तो इनकी स्थिति होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। कुछ ना कुछ तो होगा ना। कैसे बताएंगे कि ये 3 कहां हैं? बोले सर इसके आएं बाएं दाएं कुछ तो हमें समझ में नहीं आ रहा। और ये भूल जाइए कि आपको अक्षांश देशांतर के बारे में कोई जानकारी है, क्योंकि हम आज से पहले की बात करने वाले हैं। अक्षांश देशांतर तो मैं धीरे से लाऊंगा, यहां पर धीरे से बताऊंगा कि इनका कैसे उपयोग करेंगे, लेकिन भूल जाइए कुछ समय के लिए कि अक्षांश देशांतर जैसी कोई चीज यहां पर है। तो अब हम कैसे बताएंगे यहां पर, अगर हमें लोकेशन के बारे में बात करना होगी, हमें इन 3 जगह की लोकेशन बतानी, हम कैसे बताएंगे। सपोज करिए कि आपका घर है, अगर आप कहते हैं कि सर लोकेशन अक्षांश देशांतर से बताते हैं, आप कहेंगे कि सर लोकेशन अक्षांश और देशांतर से बताते हैं, ऐसा कह सकते हैं कुछ लोग। तो क्या ये अक्षांश और देशांतर से जो आप लोकेशन बता रहे हैं वो पहले से बता रहे हैं? आज से पहले अगर हम बिफोर बात करते हैं कुछ 50 साल 100 साल पहले, तो क्या आप तब अक्षांश देशांतर में बात करते थे? या आज भी जब आप अपने घर का पता देते हैं, जब घर का पता देते हैं, तो क्या उसमें भी आप अक्षांश देशांतर पर लिखते हैं? घर के पता में लिखते हैं क्या कि 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर हमारा घर फैला हुआ है 37.2 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, यहां पर आप आ जाएंगे और देशांतर यहां पर आपको मिलेगा, देशांतर आपको मिलेगा यहां पर 101, वहां पर हमारा घर आपको मिल जाए। क्या ऐसा लिखते हैं? क्या घर का पता कैसे देते हैं? तो किसी भी जगह की स्थिति बताने का सबसे आसान तरीका क्या है? ये क्या है, पता बताना। पता का मतलब क्या है कि आप घर की स्थिति बता रहे हैं कि आप यहां पर आ जाइए, फलानी फलानी जगह मिलेगी आपको। तो स्थिति बताने का एक आसान तरीका, जैसे घर का पता बताते हैं वैसे भी बता सकते हैं। पहले यही चलन में हुआ करता था, किसी भी जगह का बताना है तो स्थिति हर एक चीज की होगी। जब घर की है, मोहल्ले की है, शहर की है, तो देश की भी होगी, कहीं ना कहीं सबकी भी स्थिति होगी। हर एक जगह मैं खड़ा हूं तो मेरी भी कहीं स्थिति होगी। आपको लोकेशन सबकी देखने को मिलेगी, स्थिति सबको देखने को मिलेगी। हम कैसे बताएंगे? तो बताने के लिए आज का जमाना हम उपयोग नहीं करेंगे, मोबाइल खोला फट से लोकेशन भेज दी, बोले ये लोकेशन है यहां पर आ जाना, ये नहीं। कैसे बताते हैं? जैसे घर का पता बताया कि हमारा घर नंबर आप इतना देखेंगे। अब घर नंबर पूरे शहर में कहां दिखेगा? तो आपने लिख दिया बस स्टैंड के पास। क्या लिख दिया? बोले बस स्टैंड के पास। अब पूरे भारत में कितने बस स्टैंड हैं? तो आपने लिखा बस स्टैंड के पास, और फिर आप लिखेंगे कहां पर, कोई आपने तहसील लिख दी। क्या लिख दी? तहसील लिख दी आपने, तहसील लिख दी आपने इंदौर। ठीक है। अब यहां पर क्या, तो आपने शहर भी क्या लिख दिया, और यहां का बस स्टैंड के पास आपने लिख दिया कि कोई है ना, मेन बस स्टैंड लिख दिया आपने कि यहां पर क्या है, ये मेन बस स्टैंड है। और यहां पर क्या लिख दिया, क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, और पिन कोड आ जाएगा। तो आप कैसे ट्रेस करेंगे? सबसे पहले मध्य प्रदेश मतलब भारत में गए, भारत के मध्य प्रदेश में गए, मध्य प्रदेश के जिला इंदौर में गए, जिला इंदौर के शहर इंदौर में गए, शहर इंदौर के तहसील इंदौर में गए, तो पता चला मतलब जिला इंदौर में गए, फिर तहसील इंदौर में गए, शहर इंदौर में गए, फिर देखा उसके बस स्टैंड पर गए, बस स्टैंड के पास किसी पूछ रहे घर नंबर ही क्या है। तो ऐसे आप क्या कर पा रहे हैं? बताओ, क्या आपने यहां पर लिखा, क्या आपने यहां पर अक्षांश देशांतर में कुछ पता लिखा? नहीं लिखा।
लिखा क्या? नहीं लिखा आपने। तो आप बिना उसके भी कर सकते हैं काम, लेकिन जब हमें कोई बहुत एक्यूरेट चीज बतानी पड़ती है हम ये सारी चीजें नहीं लिख पाए। मान लीजिए कि आपकी नाव समुद्र में जा रही है, आपकी नाव समुद्र में जा रही है और आपका जहाज समुद्र में जा रहा है, फिर कैसे लोकेशन बताएंगे? फिर क्या बोलेंगे? बोले जब जहां गए थे वो नीली नीली भेल दिखी थी वहीं आ जाना आप। ऐसा कहेंगे क्या कि नीली भेल दिखी थी? वहां बोले जहां 3-4 मगरमच्छ तैर रहे थे वहीं आ जाना आप। नहीं बता पाएंगे ना, कहां पूरे समुद्र में पता नहीं कहां कहां। तो वहां पर भी लोकेशन पता करने का कुछ तरीका होगा। पूरे देश की लोकेशन भी बतानी होगी तो पूरे देश की लोकेशन आप कुछ इस तरीके से ही बताएंगे और अक्षांश देशांतर के तरीके से ही बताएंगे। ये बात क्लियर हो गई कि स्थिति का मतलब क्या है? स्थिति का मतलब है कोई जगह कहां पर स्थित है उसके बारे में जानकारी आपको उपलब्ध करवाना। वो क्या कहलाएगी? उसको कहा जाएगा स्थिति। समझ में आई बात ये वाली? चलिए, तो अब ये मान लीजिए कि ये विश्व का मैप है और इसमें भारत की स्थिति आपको बतानी है, तो ये भारत यहां पर है। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो ये पूरी गेंद बन जाएगी कुछ इस तरीके से, अगर आप देखिए पूरी बॉल बन जाएगी। अब इसमें आप कैसे बताएंगे भारत की स्थिति कहां है? हमें बताना है तो हम भारत की स्थिति कैसे बता पाएंगे? आप खुद बताइए कैसे बताएंगे यहां पर आप भारत की स्थिति ये है। तो आप कहेंगे कि भारत जो है वो आप देखेंगे यहां पर एक उसके नीचे एक पानी भरा हुआ है जिसको हिंद महासागर कहते हैं। हिंद महासागर के उत्तर में है, एशिया के दक्षिण में, दक्षिण एशिया का हिस्सा है। इसके पश्चिम में आपको अफ्रीका मिलेगा और इसके पूर्व में आपको प्रशांत महासागर या कुछ देशों के नाम आप लिख देंगे वो मिलेगा। ये तो बात हो गई। इससे भी ज्यादा एक्यूरेट बताने का तरीका क्या है? पूरी पृथ्वी को, चूंकि गोल है तो पूरी पृथ्वी को 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कैसे 4 अलग अलग पार्ट में? आप देख पा रहे होंगे कि एक लाइन तो आ गई आपको यहां से देखने को मिल जाती, एक लाइन तो आप यहां से देख पाते और एक लाइन आप यहां से देख पाते हैं। तो अब जैसे ही आपने 2 लाइन डाली तो ये 2 लाइन क्या कर रही? पृथ्वी को इसने 4 हिस्सों में बांट दिया। ये हो गया पहला हिस्सा, मतलब ये दिशा हो जाती है उत्तर, ये दिशा हो जाती है दक्षिण, ये हो जाती है पूर्व, ये हो जाती है पश्चिम। तो अब आपसे कोई पूछे कि भारत कहां स्थित है तो आप बोलेंगे पृथ्वी पर। तो कोई बोलेगा मूर्ख, पृथ्वी तो गोल है, गोल में बता कहां स्थित है। तो आप बताएंगे कि गोल में ये उत्तर वाला इलाका आ गया, ये उत्तर, और ये क्या हो गया? पूर्व। तो आप कहेंगे भारत जो है पृथ्वी के उत्तर पूर्व में स्थित है, इसी के बीच में स्थित है ना। ये वाला जो पार्ट हो गया क्या हो गया? उत्तर पूर्व हो गया। तो आप क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व में स्थित है। तो उत्तर पूर्व में तो बता दिया। अब उत्तर पूर्व क्या हो गया? बहुत बड़ा हिस्सा हो गया उत्तर पूर्व, ये हिस्सा हो गया उत्तर पूर्व का। इसमें कहां कहां है? तो करेक्ट लोकेशन आपको बतानी पड़ेगी। तो करेक्ट लोकेशन बताने के लिए फिर हम देशांतर और अक्षांश का उपयोग कर लेंगे, उसके माध्यम से हम बता देंगे। जब तक देशांतर और अक्षांश का उपयोग नहीं था तो हम क्या करेंगे? इसके ऊपर चाइना है, इसके इस तरफ पाकिस्तान है, यहां पर अरब सागर है, यहां पर बंगाली खाड़ी है, यहां पर श्रीलंका है, यहां पर म्यांमार है, यहां बांग्लादेश है। इनके बीच में जो देश है वो क्या है? भारत है। ऐसे भी बताई जाती है, ऐसे भी आप क्या करते हैं? स्थिति को बताते हैं। समझ में आई बात की स्थिति कैसे बता रहे हैं? अब देखो, अब ये अक्षांश देशांतर जो है इनका कैसे उपयोग किया गया है ना। यहां पर मैं कुछ बात करने वाला हूं आपके अक्षांश देशांतर के बारे में, है ना। किसके बारे में? अक्षांश देशांतर के बारे में बात करने वाले हैं कि ये क्या होती हैं और इनका हम क्या उपयोग करने वाले हैं। अक्षांश और देशांतर, ये 2 लाइनों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। अक्षांश की जब हम बात करेंगे तो अक्षांश को कहते हैं क्या? लैटिट्यूड। मतलब क्या हो गया? लेटी हुई रेखाएं, मतलब कि हम क्या कहते हैं कि क्षैतिज लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस। और देशांतर को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड। इसको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। मतलब कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं। अब आपका एक सवाल आएगा कि सर ये रेखा तो आप लिख रहे हो, ये रेखा कहां होती है? तो मैं बोलूंगा ये दोनों रेखाएं कहां पर मिलेंगी? आपको पृथ्वी पर मिलेंगी। कहां पर मिलेंगी? पृथ्वी पर आप पाएंगे। कहां? पृथ्वी पर। तो आप बोले सर दिखते क्यों नहीं है? पृथ्वी पर मिलेंगी, लेकिन कैसी होती हैं? काल्पनिक होती हैं। कैसी होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं।
कैसी होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। आप ऐसा कह देंगे कि क्या होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो आपको अक्षांश समझ में आ गई। देशांतर, अक्षांश मतलब कि क्षैतिज रेखाएं, कुछ इस प्रकार की रेखाएं जो होंगी उनको आप अक्षांश कहेंगे। ऊर्ध्वाधर कुछ इस प्रकार की रेखाएं होंगी, इनको क्या कहेंगे? देशांतर कहेंगे। अब एक सवाल आया कि ये रेखाएं क्यों डाली गई हैं, क्या इनका इंपॉर्टेंस आ जाता है? आप यहां पर देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। इस प्रकार की जो रेखाएं हैं इनको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। और इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं इनको क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं होती हैं। अब आपके मन में एक सवाल आया कि ये रेखाएं क्यों डाली गई हैं, इनकी आवश्यकता क्यों आ जाती है, इनका हम क्या उपयोग करेंगे, ये हमारे क्या काम में आने वाली हैं? तो इनका उपयोग एक पहला तो हो गया लोकेशन बताने के लिए, दूसरा हो गया ताप क्षेत्र में बांटने के लिए। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तिथि रेखा और जो आपकी डेडलाइन होती है उसमें उन तिथि रेखा और डेडलाइन को बताने के लिए भी हम इन रेखाओं का प्रयोग करते हैं। इन रेखाओं के माध्यम से हम चीजों को बता पाते हैं। समझ में आई बात यहां तक की? तो देखो इनका उपयोग कैसे कर लेंगे, मैं नाम लिख देता हूं कैसे कैसे कर लेंगे इनके उपयोग के बारे में। तो अक्षांश देशांतर का उपयोग पहला तो आ जाएगा स्थिति का पता लगाने में। स्थिति का पता लगाने में, स्थिति का पता लगाने में पहली बात तो ये हो गई लोकेशन, जिसे आप गूगल मैप के थ्रू या जो आप लोकेशन भेजते हैं व्हाट्सएप या दूसरे भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो उसमें हम ट्रैकिंग कर लेते हैं। फिर इसके अलावा आप क्या कर लेते हैं कि इसके अलावा अक्षांश देशांतर का उपयोग कैसे करते हैं? ताप क्षेत्र में बांटने में। इसके अलावा क्या करते हैं? तो इसके अलावा हम इसका उपयोग कर लेते हैं तिथि रेखा में। और समय रेखा में, इसमें हम इनका उपयोग कर लेते हैं। अब आपको ये लगेगा कि सर यार ये कैसे हम कर रहे हैं, ये रेखाएं हैं क्या, हम कैसे करेंगे? तो चलिए बात करते हैं। ग्लोब के ऊपर जो इस प्रकार की क्षैतिज रेखाएं खिंची होंगी, किस प्रकार की? इस प्रकार की क्षैतिज रेखाएं, ये क्षैतिज रेखाएं इनको क्या कहते हैं? ये रेखाएं कहलाती हैं। इन रेखाओं को कहा जाता है, ये होती हैं आपकी अक्षांश रेखाएं। और जो इस प्रकार की खड़ी रेखाएं दिखती हैं इसको क्या कहते हैं? ये कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। तो बात करेंगे अक्षांश रेखाएं जो है, तो इन दो का उपयोग आप किस में कर लेते हैं? अक्षांश रेखाओं के माध्यम से कर लेते हैं। इन दो का उपयोग कैसे करते हैं? अक्षांश रेखाओं के माध्यम से करते हैं। और बाकी की बची दो तिथि रेखा और समय रेखा, इनका उपयोग कैसे करते हैं? आप देशांतर रेखा के रूप में करते हैं। कैसे करते हैं? देशांतर रेखा के रूप में करते हैं। क्या होगा? जो भी रेखा पहले आएगी, जो भी रेखा होगी, मान लीजिए कि जो भी बीच की रेखा आएगी, आप अगर मान लें कि पृथ्वी के बीच से ये वाली रेखा गई है, इक्वेटर वाली रेखा, ये गई है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री क्या कर रही है? पृथ्वी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे रही है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, दो हिस्सों में डिवाइड करती है। ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। और नीचे वाला कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो ये दो हिस्सों में उसने डिवाइड कर दिया। अब ये दो हिस्से डिवाइड हो गए, तो ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, तो यहां पर 0 से लेकर और 90 तक की रेखाएं आपको मिलेंगी, ये 0 है। और यहां पर 0 से लेकर और 90 तक की रेखाएं मिलेंगी दक्षिणी गोलार्ध। टोटल रेखा आप कितनी देख पाएंगे? 181 रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे ही अगर कोई एक रेखा जो पृथ्वी को खड़े में दो पार्ट में डिवाइड करती है, तो ये वाला हिस्सा कहलाता है पूर्वी गोलार्ध और ये वाला हिस्सा कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। जब हम दोनों को मिला देते हैं, अगर मैं बात करूं कि जब हम दोनों को मिला देते हैं, मान लीजिए कि मैंने एक गोला ले लिया है, और इस गोले का विभाजन एक रेखा के द्वारा कर दिया गया है कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से किया गया है। तो ये वाला इलाका जो हुआ करता था, ये हो गया, इसको कह दिया हमने पूर्वी गोलार्ध, यहां लिख देता हूं ये पश्चिमी गोलार्ध और ये पूर्वी गोलार्ध। और अगर कोई एक रेखा पृथ्वी को क्षैतिज पार्ट से दो भागों में डिवाइड कर देती थी, क्षैतिज पार्ट से दो भागों में डिवाइड करती थी, तो हमने देखा था कि ऊपर वाला इलाका कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, ये क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। अब दोनों को मिला दिया तो ये 4 पार्ट बन गए, 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। मतलब क्या हो जाएगा? इसको उत्तर पूर्व कह देंगे। क्या कहलाएगा? ये उत्तर पूर्व कहला जाएगा। ये क्या कहलाएगा? आपका पश्चिम उत्तर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पश्चिम उत्तर कहलाएगा।
ये क्या कहलाएगा, दक्षिण पूर्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसको दक्षिण पूर्व कहा जाएगा। और ये क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे दक्षिण पश्चिम कहा जाएगा। क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम इसको कहा जाएगा। ये आपको 4 पार्ट देखने को मिल रहे हैं। अब आपसे पूछ लिया तो अब लोकेशन बताना आसान हो गया। किसी ने पूछ लिया कि भारत कहां स्थित है, तो आपने चारों में से खट से बताया, बोले यहां पर स्थित है। अब यहां के अंदर घुसना है तो एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है, तो फिर हम अक्षांश देशांतर का उपयोग कर लेंगे और बता देंगे। ये बात समझ में आई ना, उत्तर पूर्व और ये सारी बात समझ में आई ना। चलिए आप आगे चलते हैं। ये बात आप समझ गए कि जो क्षैतिज रेखाएं हैं वो क्या है, अक्षांश है, और जो खड़ी रेखाएं हैं वो देशांतर हैं। और इनका उपयोग हम किस में करते हैं, तो इनका उपयोग हम करते हैं या तो समय के मामले में, या फिर हम ताप के मामले में, है ना, या फिर हम दोनों को मिलाकर लोकेशन स्थिति बताने के मामले में। चलिए अब हम स्थिति बताने में इसका उपयोग करते हैं। तो भारत देश को हमने लिया है, और भारत कैसा है, भारत के बारे में कहा गया है कि एक विशाल देश है। भारत कैसा है, एक विशाल देश, काफी बड़ा देश है। हमें पहले से पता था कि ये कहां पर है। अगर हम गोले की बात करते हैं, अगर हम इस प्रकार के गोले की बात करते हैं, तो इस प्रकार के गोले में हम उत्तर में स्थित है। कहां पर स्थित है, उत्तर में स्थित है। तो क्या हो गया कि हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। लेकिन हम जब एक और गोलार्ध इसमें डाल देते हैं, जब इस प्रकार वाली एक और चीज डाल देते हैं, तो हम कहां जाते हैं, उत्तर पूर्व में स्थित है। कहां पर, फिर हम हो जाते हैं उत्तर पूर्व में। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर कि हम उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। भारत की मुख्य भूमि की बात की जाए तो ये नक्शा आप देख रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक की बात, यहां से लेके यहां तक की बात, इस विस्तार की बात की जा रही है। तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार किस प्रकार से देखेंगे, तो ये विस्तार आप यहां देख पाए। अब अक्षांश और देशांतर के रूप में आपको यहां पर विस्तार मिलेगा। अक्षांश के रूप में आप विस्तार देख पा रहे हो, देशांतर के रूप में, और कुछ कुछ आपको यहां पर डिग्री और 4 ऐसे मिल रहा है। तो कैसे हम उसको पढ़ेंगे उसकी हम बात कर लेते हैं, कैसे हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो अब आप देखेंगे यहां पर कि चूंकि हम इसका उपयोग समय में भी करते हैं, तो आप पाएंगे, है ना, आप पाएंगे कि हमने कोई एक, ये मान लीजिए कि हमने एक ये पृथ्वी को मान लिया है, और पृथ्वी में हमने इसमें कुछ डिवाइडेशन डालना स्टार्ट किया है। ये 0 डिग्री आ गई है, और इस 0 डिग्री ने क्या कर दिया है, इस 0 डिग्री ने इसको उत्तर और दक्षिण में डिवाइड कर दिया है। अब एक और लाइन हमने यहां पर ली है, एक और लाइन ली है 1 डिग्री पर। तो अब जब 1 डिग्री पर लाइन हम ले रहे हैं यहां पर, तो इनके बीच में हमने कितने पार्ट किए, छोटे छोटे यहां पर टोटल पार्ट हम कितने करते हैं, 60। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका उपयोग हम समय में कर रहे हैं, और समय की यूनिट 60 मिनट 60 सेकेंड ऐसे ही चलता है। तो इस कारण से हम 60 पार्ट करेंगे। इसलिए जब भी हम इन रेखाओं का जो सब पार्ट पढ़ेंगे उसको मिनट में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, मिनट में पढ़ेंगे। क्लियर है बात, उसको कैसे पढ़ेंगे, मिनट में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये बात क्लियर है ना, ये बात क्लियर हो गई ना। तो अब यहां पर क्या हुआ, अक्षांश का मतलब क्या होगा कि अब आपको बताना है उत्तरी अक्षांश। तो हमारी लोकेशन कैसी है, अगर आप देखें यहां पर, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हमारी लोकेशन है यहां पर हमारी लोकेशन है। तो आपको पता है कि ये 0 डिग्री है और ये भी 0 डिग्री है। इससे इस तरफ चलने पर बढ़ेगी और इससे ऊपर की तरफ चलने पर आपका नंबर बढ़ेगा। तो अब जो हमारा नंबर बढ़ ही रहा है, हमारी स्थिति यहां आ गई है, तो हम यहां से बढ़ते बढ़ते हमारा सबसे पहले नंबर ये आएगा, और जब ऊपर का नंबर होगा वो क्या होगा, नीचे वाले से बड़ा होगा। मतलब जो नंबर यहां आएगा इससे ऊपर बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो ऊपर थोड़ी और नंबर बढ़ जाएगा। मतलब क्या है कि हमारा जो दक्षिणतम बिंदु है वो क्या हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट, मतलब 8 डिग्री और उसके पॉइंट में 4, 8 डिग्री 4 मिनट। और यहां से हमने बढ़ना स्टार्ट किया, बढ़ते बढ़ते यहां पर पहुंचे तो ये कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। कहां पर है, 37 डिग्री 6 मिनट। अब देशांतर में बात करेंगे तो देशांतर कैसी, खड़ी रेखाएं, मतलब यहां से फिर हमें इस तरफ चलना है, इन रेखाओं पर हमें बात करना है। तो देशांतर में आप पूर्व में बात कर रहे हैं, चूंकि इसके लिए हम उत्तर लगा रहे हैं क्योंकि हम ऐसी वाली रेखाओं पर चल रहे हैं, तो ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। और जब हम ऐसी रेखा में बात करेंगे तो पूर्व की बात है। जब हम अक्षांश लिखेंगे तो उत्तर लगा देंगे, जब हम देशांतर लिखेंगे तो क्या लगा देंगे, पूर्व लगा देंगे। समझ में आई बात की, क्योंकि हम ये क्षैतिज रेखाओं में हम उत्तरी गोलार्ध में हैं और देशांतर रेखाओं के हिसाब से हम पूर्वी गोलार्ध में हैं। तो जब क्षैतिज रेखाएं लिखेंगे तो हम उत्तरी लिखेंगे, और जब हम देशांतर रेखा की बात करेंगे तो पूर्वी लिखेंगे। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक आपको ये रेखाएं देखने को मिल रही हैं। मतलब इस बीच में भारत का आप विभाजन देख पाते हैं। अगर आप किलोमीटर के हिसाब से भी विस्तार देखते हैं तो जम्मू कश्मीर में उत्तरी बिंदु से लेकर दक्षिणी बिंदु तक जो हमारा विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर। और अगर हम उत्तर दक्षिण विस्तार की बात करते हैं गुजरात से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक, तो 2933 किलोमीटर, लगभग बराबर आपको लंबाई चौड़ाई लगभग बराबर आपको समझ में आएगी भारत की। तो ये बात क्लियर है सभी को कि इसमें कोई डाउट है, क्लियर है ना। अब
यहां पर हमने देखा था कि एक समय रेखा आती है, तो भारत की जो मानक समय रेखा है, भारत की जो मानक समय रेखा है वो क्या है, 82.5 डिग्री 30 मिनट। अब आप देखें यहां पर मैं एक चीज बताता हूं आपको, जो पृथ्वी है वो कुछ इस तरीके से घूम रही है। तो अगर मैं यहां पर एक पिन लगा दूं और ऐसे घुमाते चलूं, तो ये रेखाएं जो मैं यहां पर ये बात कर रहा हूं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं कुछ इस तरीके से डाली गई हैं। तो जब ये घूमेगी तो इससे इस रेखा में जाने में कुछ समय लगेगा जब घूमेगी, फिर यहां से यहां तक घूमने में कुछ समय लगेगा, फिर यहां से यहां तक घूमने में समय लगेगा। इनमें कितना लग रहा है, एक 0 डिग्री से 1 डिग्री आने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है, 4 मिनट का। या आप ये कहें कि पृथ्वी जब पूरा घूमती है तो कितना समय लगता है, पूरे का मतलब कितना हो गया, तो आप जानते हैं पूरा मतलब कितना हो गया, 360 डिग्री। पूरा मतलब कितना हो गया, 360 डिग्री। और 360 डिग्री चलने में इसको कितना समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। कितने का समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। तो 1 डिग्री चलने में कितना समय लगेगा, 1 डिग्री चलने में 24 घंटे डिवाइड बाय 360। घंटे को हम करेंगे मिनट में कन्वर्ट, तो उसमें हमने 4 का गुणा कर दिया और यहां पर 0 से 0 कट गए, 6 कम 6 6 36, 6 कम 6 6 चौको 24। 1 डिग्री चलने में कितना समय लग रहा है, 4 मिनट का समय यहां पर लग रहा है। समझ में आई बात, 4 मिनट का समय लग रहा है यहां पर। तो अब ये 4 मिनट का समय लग रहा है यहां पर, तो हमको क्या करना है, हमें एक ऐसी समय रेखा भी निकालनी है जिससे पूरे देश का मानक समय, मतलब अगर हम यहां पर कोई समय रेखा बनाएंगे तो यहां से आप देखें 68 डिग्री से, अगर आप 68 डिग्री से और 97 डिग्री में अंतर देखते हैं तो इनका अंतर आपको लगभग कितना मिलेगा, 30 कितना देख पा रहे हैं यहां पर, लगभग आप 30 के आसपास का अंतर देख पा रहे हैं। 29.5 का अंतर है, 29.5 डिग्री का अंतर आप देख पा रहे हैं। अगर आप 97 डिग्री 25 मिनट में से अगर आप 68 डिग्री और 7 मिनट को घटा देते हैं तो कितना बचेगा यहां पर, 15 में से 7 गई 18 मिनट तो ये बच जाएंगे, और 17 में से 8 गई तो 9 ये बच गए, और 29 मिनट ये बच जाएंगे। तो 29 मिनट 18 डिग्री मतलब लगभग कितना हो गया, 30 डिग्री आपका अंतर मिल जाएगा। मतलब यहां पर और 30 रेखाएं ऐसी हैं, और हर एक यहां 68 डिग्री से 69 डिग्री चलने में 4 मिनट लग रहा, तो ऐसी 30 चलने में कितना, 120 मिनट। मतलब अगर हम यहां की मानक समय मान लेंगे तो यहां पर जब सवेरा होगा वहां पर तो दोपहर हो चुकी होगी। इसलिए हमें समय ऐसा मानना है कि बिल्कुल बीच का मानेंगे, तो हमारी मानक समय रेखा क्या हो जाएगी, हमारी मानक समय रेखा जो हो जाएगी वो क्या है, 82.5 डिग्री 30 82.5 डिग्री, या जिसको कहते हैं 82 डिग्री 30 मिनट। ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है, ये क्या हो जाती है, हमारी मानक समय रेखा हो जाती है। कहां से निकलती है, इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है। और अगर हमारे समय दुनिया का मानक समय रेखा क्या है, तो दुनिया की मानक समय रेखा है 0 डिग्री। दुनिया की मानक समय रेखा कितनी है, 0 डिग्री। और हम कितने आगे हैं उससे, 82 डिग्री। उससे हम कितने आगे, हमें अगर आप देखते हैं तो 82 डिग्री 30 मिनट हम आगे हैं। मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूं 22.5 तो ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि मिनट 30 में आ गया है और 60 में पूरा होता है तो 0.5 में लिख दिया। तो अगर हम इसमें 4 का गुणा कर दें, 82 डिग्री 30 मिनट में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो ये अंतर आएगा लगभग 330 मिनट का। और इस 330 मिनट को जैसे ही हम 60 में कन्वर्ट करते हैं, मतलब घंटे में कन्वर्ट करते हैं, तो 530 मिनट आपको मिलेगा। मतलब कि हम कितना आगे हैं, जो दुनिया का रेफरेंस टाइम है, जिसको ग्रीनविच टाइम कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, उससे हम कितना आगे हैं, हम उससे आगे हैं 5.5 घंटे। समझ में आई बात, कितना आगे हैं, 5.5 घंटे। ठीक, तो अगर आप दोनों जगह की तुलना करते हैं, अगर हम यहां की और यहां की तुलना करते हैं तो यहां पर सूर्योदय सबसे पहले होता है, यहां पर सूर्योदय उसके बाद होता है। मतलब इन दोनों के सूर्योदय में जो अंतर आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, इन दोनों के सूर्योदय में अंतर आपको 2 घंटे देखने का मिलेगा। क्लियर है बात, ये कि क्या बात यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि हर एक डिग्री पर 4 मिनट का अंतर आ जाता है, तो दोनों में अंतर कितना देखने को मिलेगा, दोनों में अंतर आप देख पाएंगे यहां पर 2 घंटे का अंतर आप यहां पर देख पाएंगे। भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में सामान्य सी जानकारी है। सामान्य सी जानकारी क्या है कि अगर आप अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार का अंतर निकालते हैं, अंतर की कैसे बात कर रहे हैं कि अगर आप भारत के अक्षांश रेखाओं का अंतर और देशांतर रेखाओं का अंतर निकालें तो लगभग 30 निकल कर आता है। मतलब आपको समान देखने को मिलेगा। मैंने बोला भी था कि लंबाई चौड़ाई लगभग समान आप देख पाएंगे। हमने ये भी देखा था कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के कच्छ में जो अंतर है समय का, वो लगभग आपको 2 घंटे का देखने को मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है, उस समय कच्छ में अंधेरा होता है और 2 घंटे बाद वहां सूर्योदय होता है।
ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के पीछे कारण क्या है कि ये दूर हैं और दोनों में विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। इसी कारण से कई सारे देश क्या करते हैं, कई सारी मानक रेखाएं भी, मानक समय रेखाएं को भी मानते हैं या उनको अपनाते हैं। अगर आप देखें जम्मू एंड कश्मीर राज्य में, तो ये इसका जो सबसे उत्तरी किनारा है वो कहां है, 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा बिल्कुल उत्तर में मिलती है। और तो आप देखें उत्तर में है तो ये क्या 0 डिग्री जो होती है, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर ये 0 डिग्री जो है, तो 0 डिग्री पर सूर्य जो है वो सबसे एकदम हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। अगर आप देखेंगे, चलिए मैं बता देता हूं यहां पर, अब ये वाली जो रेखा है इसको क्या कह रहे हैं, 0 डिग्री कह रहे हैं। अब सूर्य की किरणें आप देख रहे हैं कुछ दूरी तक परपेंडिकुलर मतलब कि लंबवत पड़ती है, फिर तिरछी होना स्टार्ट होती है। तो सूर्य का प्रकाश जो है वो आपको कहां तक मिलता है, तो 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में एकदम लंबवत देखने को मिलता है। तो इस कारण से ये वाला जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और इसके बाद सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं, सूर्य की किरणें आपको तिरछी देखने को मिलती हैं। इसके बाद मतलब इस वाले इलाके में सूर्य की किरणें आप तिरछी देख पाते हैं। यहां पर भी ऐसी स्थिति होती है, तिरछी देख पाते हो। ये कहां तक की स्थिति है, 66 डिग्री एंड हाफ उत्तर के ऊपर बात कर रहे हैं, और 66 डिग्री एंड हाफ है ना, ये किस में बात कर रहे हैं, दक्षिण में। यहां पर गर्मी कम पड़ती है, इस कारण से इसको क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो जब ये 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में आया है, तो उत्तर वाली को कह दिया गया कर्क रेखा, उत्तर वाली को कह दिया गया कर्क रेखा, और दक्षिण वाली को कह दिया गया मकर रेखा। क्या कह दिया गया, इसको कह दिया गया मकर रेखा। उत्तर वाली को कर्क रेखा और दक्षिण वाली को मकर रेखा यहां पर कह दिया गया। तो ये बात समझ में आई, ये बात क्लियर है बिल्कुल कि क्या हम यहां पर बात कर रहे हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा यहां पर कह दिया गया। तो इसी कारण से क्या है, अगर आप इसी कारण से देखें कि जब 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं तो तापमान घटता है, इस कारण से जम्मू कश्मीर में ठंड ज्यादा पड़ती है ना। अगर आप देखें 0 डिग्री ये है और 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं, ये कश्मीर है, तो इससे ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, तापमान घट जाता है, ठंड बढ़ती है। लेकिन जब यहाँ पर रहते हैं केरल में या यहाँ पर कहीं पर रहते हैं तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, तो यहाँ पर 0 डिग्री के हम पास में है, इस कारण से वहां पर ठंड नहीं होती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, वहां पर क्या होती है, गर्मी। तो अगर इसके विपरीत आप देखते हैं केरल या तमिलनाडु में, तो हम विषुवत रेखा के पास हैं, इस कारण से वहां पर क्या होता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, सूर्य का ताप अधिक होता है, इस कारण से वहां पर गर्मी पड़ती है, गर्मी होती है। समझ में आ रही है बात यहां तक की। अब अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार का दिन रात की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्या प्रभाव यहां पर पड़ने वाला है। देखो, तो यहां हमने क्या देखा था कि सूर्य की किरणें कैसी पड़ रही, और पृथ्वी हमने यहां कैसी बनाई थी, बिल्कुल सीधी। लेकिन एक्चुअल में पृथ्वी कैसी है, अगर आप बात करेंगे वास्तविकता में पृथ्वी कैसी है, तो वास्तविकता में आप कहेंगे सर पृथ्वी कुछ थोड़ी सी झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है, अगर इस झुके हुए को हम निकालें, यहां पर एंगल निकालते हैं, ये एंगल निकालते हैं, तो कितना है डिस्प्लेसमेंट, 23.5 डिग्री का। इसी कारण से आप ये 23.5 भी यहां पर देख पा रहे हैं। ये 23.5 डिग्री का आपको यहां पर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। तो हमने देखा कि अब ये झुके होने के कारण यहां पर दिन रात में वेरिएशन आ गए, कहीं पर दिन छोटा, कहीं पर दिन बड़ा, दिन और रात की लंबाई में बदलाव देखने को मिल गए, अब बराबर नहीं होते हैं। विषुवत रेखा पर जो देश होंगे वहां पर दिन और रात की लंबाई बराबर होगी, लेकिन बाकी देशों में क्या होगा, लंबाइयों में परिवर्तन मिलेंगे, कभी दिन छोटा, कभी रात बड़ी, कभी रात छोटी, कभी दिन बड़ा, ये चलता रहेगा। केरल में सबसे छोटे दिन और सबसे बड़े दिन में आप 45 मिनट का अंतर देखेंगे, वहीं लेह लद्दाख में आप 5 घंटे तक का अंतर वहां पर पा सकते हैं। तो ये दिन रात के अंतर आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे आकार के बारे में कि भारत कैसा है, साइज के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब हम कोई जब वस्तु की या किसी भूमि की जब हम बात करते हैं तो उसका आकार हम क्षेत्रफल के हिसाब से निकालते हैं।
तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इतना क्षेत्रफल भारत का है, जो दुनिया के क्षेत्रफल का, पूरी पृथ्वी जो पूरा गोला है उस पूरी गोले का क्या है, 2.4% आपको देखने को मिलेगा। कितना, 2.4। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला है रूस है, उसके बाद सेकंड नंबर पर कनाडा, थर्ड नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, फोर्थ पर चाइना, फिर फिफ्थ पर ब्राजील, सिक्स पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें पर भारत। मतलब भारत का नंबर कौन सा है, सातवां। भारत दुनिया में सातवां सबसे बड़ा देश है और आबादी में आज की डेट में सबसे बड़ा हो गया है। हम पहले पर आ गए हैं, चाइना को हमने कंपीट कर दिया है आबादी में। तो अब क्या हो गया यहां पर कि आप देखिए जो भारत है वो दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश हो जाता है। ये देशों के नाम लिखे हुए हैं। सबसे बड़ा देश रूस है जिसको नंबर 1 पर यहां पर कहा गया, दूसरा कनाडा है जिसको यहां पर ये कनाडा लिखा हुआ है, तीसरा चीन है जो यहां पर लिखा हुआ है, चौथा जिसको आप यूएसए कह रहे हैं जो यहां पर है, पांचवा ब्राजील कह रहे हैं यहां पर है, छठवां ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं जो यहां पर है और सातवां भारत जो यहां पर है। ये 7 देश दुनिया के हैं जो सबसे बड़े देश हैं। सबसे बड़ा चाइना और रसिया हो गया, सेकंड नंबर कनाडा, थर्ड नंबर चाइना, फोर्थ नंबर आप यहां पर देख पा रहे हैं क्या, देखो यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, एक ऑर्डर में गलती है, थर्ड नंबर यूएसए आएगा, है ना। यहां पर थर्ड नंबर जो है ये फोर्थ नंबर है और ये थर्ड नंबर है, ये थोड़ा सा चेंज आपको करना है ना। तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया, रसिया हो जाता है, सेकंड नंबर कनाडा हो जाता है, थर्ड नंबर सेकंड नंबर कनाडा हो जाता है, थर्ड नंबर हो जाएगा यूएसए और फोर्थ नंबर हो जाएगा चाइना। क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर चाइना, फिफ्थ नंबर ब्राजील, सिक्स्थ नंबर ऑस्ट्रेलिया और सेवेंथ नंबर भारत। ये आपको यहां पर देखना है, ये इंटरचेंज कर लेना, ये यहां पर आ जाएगा और ये यहां पर आ जाएगा, ये आपको बदलाव यहां पर करने। अब क्षेत्रफल की बात करी है तो अब क्षेत्रफल कोई सीमा के भीतर होगा, कहीं ना कहीं सीमाओं से घिरा होगा, उनके भीतर होगा। तो अगर आप स्थल सीमा भारत की देखते हैं तो स्थल सीमा आपको कितनी देखने को मिलती है। स्थल सीमा की अगर हम बात करें तो ये तो हो गई, यहां पर पानी भरा हो गया, ये तो हो गया अरब सागर और ये हो गया बंगाल की खाड़ी, है ना, ये हो गया तो स्थल सीमा का मतलब क्या है, यहां से स्टार्ट होकर और ये जो सीमा जा रही है, ये जो सीमा जा रही है, इस सीमा के बारे में आपको यहां पर बताना है कि ये सीमा की लंबाई कितनी है। तो इस सीमा की लंबाई आपको कितनी मिलेगी, 15,200 किलोमीटर। कितनी आप पाएंगे, 15,200 किलोमीटर। तटीय रेखा को अगर आप देखते हैं तो ये तटीय रेखा आप देखें, तटीय रेखा का मतलब क्या होगा, तटीय रेखा आ गई, ये वाली रेखा के बारे में बात की जा रही है। ये जो रेखा है, ये समुद्र से जो रेखा है वो तटीय रेखा है। तो इस तटीय रेखा की लंबाई जो है वो कितनी है, 6100 किलोमीटर है। और अगर इसमें हम द्वीपों को मिला देते हैं, द्वीपों को मिलाकर कितनी हो जाती है, द्वीपों को मिलाकर हो जाती है ये 7,516.6 किलोमीटर। द्वीप का मतलब क्या है, ये हम यहां पर लक्षद्वीप को मिला देते हैं और यहां पर अंडमान निकोबार को मिलाते हैं तो ये थोड़ा सा बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है, 7,516 हो जाती है। तो ये सीमाएं हमने 2 प्रकार की देख ली हैं। कितने प्रकार की, एक स्थल सीमा जो केवल लैंड बाउंड्री की बात करता है और एक तटीय सीमा जो समुद्र में होती है। अब एक कोई ऐसे देश का नाम बताइए जिनके साथ हम तटीय रेखा की सीमा भी साझा करते हो। तो अगर आप देखें यहां पर कि हम यहां पर तटीय रेखा किसके साथ साझा करते हैं, तटीय देश आप देखें, हमारी तटीय सीमा पाकिस्तान के साथ भी लग जाती है, बांग्लादेश के साथ भी लग जाती है ना, यहाँ म्यांमार के साथ भी लग जाती है। तो अगर आप देख रहे हैं यहां पर, तो हम तटीय सीमा किसके साथ, तटीय और स्थलीय किसके साथ, तो 3 देश हैं जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, जिनके साथ हम तटीय और स्थलीय दोनों सीमाएं साझा कर रहे हैं। मोटे तौर पर अगर आप भारत को देखते हैं तो भारत आपको त्रिभुजाकार टाइप का देखने को मिलता है। अगर आप ऐसा इसको देखते हैं तो कुछ इस तरीके का भारत आपको देखने को मिलता है, त्रिभुजाकार भारत आप देख पाते हैं। भारत का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग चौड़ा और दक्षिणी भाग सकरा हो गया है। तो इस सकरे होने की स्थिति जो है, ये जो 22 डिग्री की जो रेखा गई है, ये वाली, ये 22 डिग्री है और इस 22 डिग्री के बाद से आप देखेंगे भारत सकरा होना स्टार्ट हो गया है। और यहां पर आप देखें ये ऊपर 22 डिग्री के ऊपर चौड़ा है। तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ना, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से अगर नीचे की तरफ जाते हैं, दक्षिण की तरफ जाते हैं, तो भारत क्रमशः क्या होता है, पतला होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरीप का रूप ले लिया है। इसको क्या कहते हैं, इस जगह को कहते हैं कन्याकुमारी कहते हैं। ये वाले की बात कर रहे हैं यहां पर, किस वाले की बात कर रहे हैं, इसकी बात यहां पर की जा रही है। ये कन्याकुमारी का रूप यहां पर ले लिया गया है। क्लियर। अब अंतरीप क्या कहलाता है, तो समुद्र की ओर स्थलीय सीमा का भाग, निकला हुआ सकरा पतला भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है, उसको अंतरीप कहते हैं। तो आप ये वाला जो इलाका देख पा रहे हैं, ये वाला जो इलाका देख पा रहे हैं, ये क्या हो जाता है, इसको इसी कारण से अंतरीप कहा जाता है। ये इसी कारण से क्या कहलाता है, अंतरीप कहलाता है। समझ में आई बात, किसी कारण से इसको क्या कहते हैं, अंतरीप कहा जाता है।
मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए जाना जाता है। हमारे द्वारा बहुत सारे कोर्स ऑफर किए जाते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जिनका आपसे किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं लिया जाता है। ये सारे वीडियोस आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।